नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 59 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनको बधाई दी। सीएम मनोहर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत की एकता को सुदृढ़ करने के साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र को समृद्ध बनाने के प्रति समर्पित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य संग एक भारत श्रेष्ठ भारत और सहयोग के से समृद्धि की दृष्टि को साकार करने के प्रति समर्पित रहें, ऐसी कामना करता हूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम का आयोजन हुआ, जिसका शनिवार और रविवार की परीक्षा ली गई। 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 11:45 तक परीक्षा हुई, तो वहीं दोपहर 3 बजे से 4:45 तक दूसरी शिफ्ट में परीक्षा हुई। इस दौरान परीक्षा के लिए पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड पर बसों के फ्री पास दिए गए थे। साथ ही बच्चों के रुकने के लिए धर्मशालाओं और गुरुद्वारे में व्यवस्था की गई थी, ताकि बच्चे बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे पाएं। हमारी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा के कारण शहर में दिन भर गहमा गहमी रही। बस स्टैंड पर जहां सुबह 3 बजे से ही परीक्षार्थियों की आवाजाही रही, तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, परीक्षा 2 दिन चली, शनिवार और रविवार को। इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सरकार की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से आयोजित की जा रही परीक्षा के लिए 13,75,151 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया था। वहीं सीईटी परीक्षा के लिए चंडीगढ़ के साथ 17 जिले पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, नारनौल और रेवाड़ी में 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह और शाम 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित हुई, जिसको देखते हुए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस सेवा देने का ऐलान किया था। ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे, और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको दे देंगे। सरकार के इस ऐलान को लेकर भारी संख्या में अभ्यर्थी बस स्टैंडों पर पहुंचे, जहां से सभी जिला मुख्यालयों पर निजी और सरकारी बसों से परीक्षार्थियों को भेजा गया। परीक्षा केंद्रों तक सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में बसों की उपलब्धता देखने को मिली। इसके लिए हरियाणा रोडवेज की 3000 बसें और विभिन्न शिक्षक संस्थानों की बसों का उपयोग किया जा रहा था। सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड दिखाने पर यात्रा सेवाएं फ्री में प्रदान की गईं। इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए थे। वहीं बच्चों के लिए शटल सेवा की शुरुआत की गई थी। जो आज की जो परीक्षा थी वो सीईटी कॉमन डी ग्रुप के लिए थी। उसके लिए हमने 200 गाड़ियों का प्लान किया था।
हमारे 7 जिलों में गाड़ी परीक्षार्थी जाने थे, जिसके लिए हमारी जो प्लानिंग थी 200 बसेस की थी दोनों शिफ्टों के लिए, और जिसमें से हमारा आज का 50% रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो पाया। जितने परीक्षार्थी आए हमने सब के सबको बाइज्जत अच्छे से सीटें दिलाकर भेजी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ से नहीं आई है। और जो परीक्षार्थी हमारे बाहर से आए हैं उनके लिए भी हमने 300 बसें शटल सर्विसेज के लिए रखी थी, उसमें से भी लगभग 70-80 बसेज यूटिलाइज हो पाई। और हमने पूरे स्टाफ ने, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी हुई थी, चीफ वीडियो साहिबान हैं और तहसीलदार साहिबान हैं, इसके अलावा आरटीए साहब का पूरा स्टाफ डेडिकेटेड होकर लगा हुआ था, पूरा राज्य परिवहन, और इवन की सीओ साहब भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिल रहा था। और सभी बच्चों को सुरक्षित केंद्रों पर पहुंचाया गया और उसके बाद उनको घर तक छोड़ा गया है। एक हिसार की और रोहतक की थोड़ी दिक्कत रही, वहाँ हमने स्पेशल गाड़ियाँ भेजकर शाम को सारी भीड़ क्लियर कर दी है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत फिलहाल। हाँ, रुकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी आदेश हुए थे और हमने भी उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग किया। टीएम साहब उसमें नोडल ऑफिसर लगाए गए और हमने हर एक गुरुद्वारे में जाके देखा है और गुरुद्वारों से संपर्क करके खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। और विशेष तौर पर मैं सेक्टर जो 13-17 का जो गुरुद्वारा है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। और उसमें हमारे कहने से वहाँ जो स्टाफ रुका हुआ है बाहर से 13 जिलों से जो परीक्षार्थी आए, उसमें लगभग 200-250 गाड़ियों के 500 स्टाफ है, उसकी खाने की विशेष व्यवस्था करी, उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से शुरू की गई बस सेवा को लेकर बच्चों में खुशी देखने को मिली। भैया की बार सरकार की व्यवस्था थोड़ी बढ़िया है, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि बस वगैरह है वो फ्री लगा रखी है, इससे को काफी अच्छा लग रहा है सभी को। इस एग्जाम को किस तरह देख रहे हो सरकार? सरकार अब के बार एग्जाम को सही देख रही है, लेकिन जॉब अगर लगता है बच्चे तब थोड़ा सा। मेरा ग्रुप डी का पेपर था, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। कितना परेशानी बिताने जाने में या अगर शहर में आपका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पेपर कैसा था? पेपर इजी आया था, पेपर अच्छा हुआ। कैसा पेपर था? जो पेपर सारा कुछ पढ़ा, मतलब पढ़ाई में से जो कुछ ना उसमें से आया। पहले ही दिक्कत आती थी, अलग पेपर आता था, आपकी बार कैसा पेपर आया? अब की बार अच्छा है। कुछ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नो, कोई सुविधाएं हैं? अच्छी सुविधाएं हैं। अच्छी सुविधा। यस। पानीपत में किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पानीपत में आप रोडवेज पे बैठे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए? हाँ, बहुत अच्छे। रहने खाने ठहरने का इंतजाम है? बहुत है, गुरुद्वारे में है यहाँ पर। आपको बता दें, परीक्षा की सीईटी परीक्षा को सुगम बनाने के लिए सभी 22 जिलों के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया। एग्जाम में नकल न हो, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई थी। साथ ही परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में फ्री सफर की व्यवस्था की गई थी। पहली बार मुन्ना भाइयों की एग्जाम में एंट्री ना हो सके तो परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई थी। केंद्रों में परीक्षार्थियों की पहचान के बाद ही एंट्री दी गई। जिस कारण से हिसार के हासी में सीईटी परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े सामने आया, जहां एसडी कन्या स्कूल में सरकारी पद पर तैनात युवक दूसरे युवक का पेपर देता पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक नरवाना में सिंचाई विभाग के ग्रुप डी के पद पर तैनात था। इसका खुलासा एनटीए ने पंचकूला बनाए गए वॉचिंग सेंटर से फेस स्क्रीनिंग के जरिए हुआ। सर, ये किसके स्टैंड पे पेपर दे रहा है? ये कोई इसका अपना फ्रेंड है दूसरा, जिसका नाम इसने प्रमोद बताया। ये नौकरी कहाँ से रहने वाला? कहाँ? ये राजली गांव का। नौकरी कहाँ करते हैं ये अभी तो पूछताछ कर रहे हैं, इससे सारी बातें हमने पूछी नहीं। इसने अपना गांव और नाम बताया है कि मैं राजली गाँव, बाकी पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। तो कुछ बताया क्या? किसी को पैसे ले देंगे किसी? अभी तक तो ये फिर जांच का विषय है, फिलहाल इसी से ज़्यादा हमने बातचीत नहीं करी। तो कोई सर लोकेशन कैसे मिली? पकड़े जाने की लोकेशन कैसे मिली? देखो, इसकी फ़ोटो आज ये ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ जो फोटो में होती है वो ऊपर तक जाती है। एनटीए का एक ऑफिस है, वहाँ भी इनकी मिलान होती है, तो वहाँ से इनके हेड ऑफिस पंचकुला से फ़ोन आया था कि इस लड़के की फ़ोटो मैच नहीं हुई, चेक किया जाए। और चेक करने पे पता चल गया कि ये दूसरी की जगह बैठा है। किसके बयानों पर इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया? यहाँ प्राचार्य जो आप सुप्रिटेंडेंट का ड्यूटी कर रही है, बतौर सुप्रिटेंडेंट ड्यूटी कर रही है, जो प्राचार्य है
उनके बयानों पर इसके खिलाफ मुकदमा देंगे। अभी और कितनी जगहों पे पत्थर है जहाँ पुलिस यहाँ पर शहर के अंदर 9 सेंटर हैं, 9 स्कूलों के अंदर। बाकी जिला के अंदर तो काफ़ी और भी हैं, पास थाना के हैं कुछ नाम। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों से परीक्षार्थियों की पहचान की जा रही थी। परीक्षा केंद्रों पर जैमर की तैनाती और वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए अलग से अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई थी। बताते चलें कि 21 और 22 अक्टूबर को नवरात्रि का सप्तम और अष्टमी का उत्सव था, इसलिए परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ, विशेषकर महिला टीचरों जिन्होंने व्रत रखा था, उनके लिए शासन प्रशासन की तरफ से फलाहार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे। वहीं जिलों में अभ्यर्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जिसके लिए डीसी ने अपने अपने जिलों में धर्मशालाओं को चिन्हित किया था। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की तरफ से हर तरीके की व्यवस्था की गई थी, जिससे बच्चों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को नूंह के बड़कली चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मांगे थे और जिनका मुआवजा शेष है उनका निर्णय भी जल्द किया जाएगा। तो उसको कितनी जल्दी उन चीजों को ठीक किया जा सकता है और कितना जल्दी उसको भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि टाइम के हिसाब से चीजें भूलती हैं। 2.5 महीने हो गए। इस दौरान मैंने कोशिश की कि जिन जिनका नुकसान हुआ है उनकी सबकी लिस्टें बढ़ जाए, सबका सर्वे हो जाए। डीसी साहब ने अपनी कमेटी बनाई थी, उसमें सर्वे किया था। कुछ तो जिनके बहुत छोटे नुकसान थे, हमने जो सर्वे हुआ सारे का सारा भेज दिया था। लेकिन सिस्टम होता है सरकार का, पाया जाए सबका मुआवजा मिल जाए, इसके लिए कमेटी वहां भी एक कमेटी हमारे FCR साहब ने बनाई थी, उन सबका भी सर्वे हुआ। तो ऐसे सर्वे के माध्यम से इन्होंने बैठ करके जो लिस्ट बनाई थी, लगभग ये 65-70 के आसपास केस थे। उसमें से सिर्फ गाड़ियों के कुछ केस बाकी बचे हैं, वो शायद इनसे अलग हैं से। तो गाड़ियों वाला चूंकि कुछ गाड़ियां यहाँ की थी और ज्यादातर गाड़ियां बाहर के लोगों की थी, जो गाड़ियों में बाहर से आए थे, उनकी गाड़ियां फूक गई। अब उनमें कईयों के इंश्योरेंस है, कईयों के नहीं है। कुछ के इंश्योरेंस थे लेकिन उस दिन वो एक्सपायर हो गए थे। उनको कई बार होता है भी चलो आज करा लेंगे, 10 दिन बाद करा लेंगे, पता थोड़ी होता है कि ये घटना होने वाली है। तो ऐसे सबके जिनको इंश्योरेंस से मिलेंगे वो तो ठीक, जिसको नहीं मिलेंगे उनको सरकार देगी, ये मेरा आप लोगों से आश्वासन है, मेरा दावा है। और जिनको मिल गया है उनका भी मैंने पूरा ध्यान रखा है। जितना नुकसान हुआ है, अब बिल्कुल एकदम आना पाई तो मैं नहीं कह सकता हमारा बराबर हुआ होगा, लेकिन उसके आसपास मिल जाए वो मिला। फिर भी मुझे आज बता रहे हैं कि बड़कली चौक पर जितने लोगों का मुआवजा आया है उसमें कुछ 2, 4, 5 और शायद रह गए जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की होगी। चलिए, अगर रिपोर्ट हो गई है तो डीसी साहब को मैं कहता हूँ वो सब जो बाकी रहे हैं कमेटी के माध्यम से उनका भी सर्वे करा के और फाइनल करके उसको जल्दी से आप भेजें और फिर डिपार्टमेंट उसी हिसाब से उनका सबका संख्यान करके जल्दी भेजें। देखिए, जिसका नुकसान होता है उसको तुरंत, एक बार छोटा व्यापारी होता है, छोटा रेडी वाला है, अब उसका रेडी का काम है और पैसे जल्दी वो लगा नहीं सकता, उसको मुआवजा मिलेगा तो फिर से रेडी लगा लेगा, अपना फल फ्रूट ले आएगा, गौर कर लेगा। अब ये मिल जल गई है, अब इसमें हम कितना मुआवजा दे दें, लेकिन जब 3 महीने हो गया और भी उसको चलाने में 1 साल 3 महीने लगेंगे तो अगले का तो 6 महीने का गया। अब वो 6 महीने का तो नुकसान सरकार नहीं देगी, वो मशीनरी है, ऑफिस है, लकड़ी है, फर्नीचर है, उसका तो चलो देंगे, लेकिन 6 महीने का नुकसान तो हो गया ना। अब मेरा कहना है कि जो होता है उसमें सब लोगों को सहभागी होकर के और कुछ ना कुछ असर पड़ता है। सब लोग मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो लोग रह गए हैं उनका मुआवजा जल्दी हम भेज देंगे, चिंता करो नहीं। कल से मैं वहाँ नूंह में बैठ करके सारी बातें मैंने की है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी की है, पीस कमेटी से भी बैठ के बात की है, अलग अलग सामाजिक लोगों से भी बातचीत की है, हमारे जो
बीजेपी के राजनीतिक लोग हैं उनसे अलग से बात की है। इसलिए आपकी कोई तकलीफ कठिनाई हो आप डीसी साहब को लिख के दे देना, ये हमें बताएंगे, उसको दूर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नू हिंसा पर बात करते हुए कहा कि 31 जुलाई को नू में जो हुआ वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पीस कमेटी की बैठक के दौरान दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से बात की गई। किसी भी सभ्य समाज में उस घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमको पता है कि पीछे 31 जुलाई को बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई, जिसको कोई भी अच्छा नहीं मानता। सब लोगों ने उसकी निंदा की है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब कभी ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद माहौल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे शांति का माहौल बने, उसके लिए सब प्रयत्न किए जाते हैं। और उसी के ठीक करने की दिशा में आज का मैंने एक प्रोग्राम ये 2 दिन का रखा है, आज का और कल का नू का, क्योंकि सारी स्थितियों को तो हम दूर बैठे भी जानकारी मिलती है क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारा यही है कि पहले स्थितियां ठीक हो जाए, तभी उस प्रकार के माहौल में किसी ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जिससे उस माहौल को और ठीक किया जा सके। ऐसी कोई घटना समय से पहले अगर करें कि माहौल को ठीक करने के बजाय वो खराब होने की गुंजाइश हो, वो नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि जिस दिन ये घटना हुई और उसके कुछ दिन बाद विपक्षी दलों ने एक होड़ से लग गई कि चलो नू चलो, चलो नू चलो। जैसे तवा गर्म होता है ना, उस पर रोटियां सेकने के लिए सब चल पड़ते हैं। और हमने उस समय उनसे भी निवेदन किया कि ये अवसर ठीक नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से सब माहौल को ठीक करने के लिए लगे हैं, ठीक उचित समय पर ही वहां जाना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने जिद की, हमने उनको रेस्ट हाउस तक, सर्किट हाउस तक जाने के लिए कहा कि वहां जानकारी लेके आ जाए, लोगों से मिल लें। लेकिन आखिर इतनी जल्दी आने की जो होड़ लगाते हैं उसके पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक मंशा होती है। आज मैं पूछता हूं कि इस समय जब आना चाहिए तब कोई क्यों नहीं आता? बैठ के बातचीत करने का माहौल तो आज है। ये घटना घटी है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। आगे माहौल को ठीक रखें, समाज में भाईचारा बना रहे, प्रेम प्यार बना रहे। आज हमने अलग अलग संगठनों के नाते भी यहाँ कुछ लोगों से बातचीत की है। एक पीस कमेटी जिसके अंदर दोनों वर्गों के लोग शामिल थे, सबने आपस में बातचीत करने के बाद और उस घटना की निंदा भी की है। आगे माहौल कैसे ठीक रखा जाए, उन सब बातों को भी विचार किया है। और मैं समझता हूं कि ये एक घटना ऐसी हुई जो आगे न हो कभी भी। इस प्रकार इस इलाके में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए कैसे हम आगे बढ़े। हर समाज अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम करे, उत्सव करे, यात्राएं निकाले, चाहे वो हिंदू समाज के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हैं, चाहे सिख समाज, हालांकि बहुत कम है या नहीं है, लेकिन किसी भी समाज का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो उसके अंदर हम उसके सहयोगी बने, अच्छी बात है। लेकिन किसी का विरोध करने की बात ही कभी ना की जाए। कोई यात्रा निकाले, जितनी मर्जी निकाले, बड़ी निकाले, छोटी निकाले। रमजान का महीना होता है, नवरात्रों के दिन होते हैं, कभी शिव यात्रा, यानी ये यात्रा निकलेगी, जैसा सावन की यात्रा निकालने का कार्यक्रम बना, कई मान लो मुसलमानों की कोई यात्रा निकलती है या कुछ भी है, उसमें एक दूसरे का सहयोग करने का मानस बनना चाहिए। आखिर तो एक है और एक होने के नाते इस देश के सब लोग मिलकर के चले। और मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय भाव, देश का भाव, देशभक्ति का भाव, ये सबके मन में आना चाहिए। धार्मिक पूजा पद्धति, इबादत, पाठ किसी प्रकार से करो, लेकिन हमारा समाज एक है, देश एक है। और ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने इसको कायम किया है। और आज तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितने ऐसे पग उठाए हैं सारे समाज को इकट्ठा रखने के लिए। वरना ये अलगाववादी दृष्टिकोण जम्मू कश्मीर में कैसा बना हुआ था, सारा 3 सूत्र खत्म की, अब सारा बढ़िया चल रहा है, किसी को तकलीफ नहीं है, सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। अलगाववाद को दूर करने के लिए ही ये जो धारा 373 बनी हुई थी ना, अब उसको ठीक किया सारा। यहाँ भी क्योंकि यही एक समाज ऐसा है, जब देश का विभाजन हुआ तो इन लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दिया। मेवाती हसन खां, उनके यानी बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया, तो बलिदानी इस नाते से कहलाए वो। तो चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, देशभक्ति का भाव ये जरूर जागे, सब मिलकर के रहे।
और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।